पेशेंट आता है कोई हेड एंड नेक केस का, तो आपने उससे क्या क्या पूछना है। सो हेड एंड नेक केस में आपके पास पर्टिकुलरली हो क्या क्या सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस। अब आपके पास कोई ग्रोथ आ सकती है, कोई ओरल कैविटी का कैंसर आ सकता है, कोई लैरिंग्स का कैंसर आ सकता है, ठीक है। इस सारे रीजन का कोई भी कहीं भी ओरोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स कहीं का भी कैंसर आ जाएगा, एक ये चीज हो गई। दूसरा, आपका नेक है तो क्या हो सकता है, थायराइड का कोई स्वेलिंग आ सकती है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग आ सकती है, बिनाइन मैलिग्नेंट बोथ वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ऐसा कोई केस आएगा। देन आपका फेस में और क्या हो सकता है, कोई सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग आ सकती है, कोई बिनाइन स्वेलिंग्स जस्ट एज डर्मोइड या फिर एपिडर्मल सिस्ट या फिर लाइपोमा, कोई भी चीज जो हेड एंड नेक केस में आती है, पर्टिकुलरली आपने उसमें पूछना क्या क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी हिस्ट्री टेकिंग में सर्जरी की क्लास हो गई है तुम्हारी कोई? नो मैम। नहीं है तो फिर हाँ, हिस्ट्री टेकिंग पहली बार ही है। हम्म मैं तुमसे ना एक स्लाइड शेयर करती हूँ, कुछ नहीं है, ये स्लाइड शेयर की डाउनलोडेड पीपीटी में से कुछ एक है, जिसमें बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए हुए हैं उन्होंने। दिख रहा है कोई जनरल अप्रोच का पेज? नो मैम, नॉट येट। नॉट येट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ना। I think now it should be visible. यस मैम। चलो Yes, स्टार्टिंग में ma'am. फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आएगा, ऑब्वियसली आप नाम पूछोगे, क्यों? टू डेवलप अ ऐप, बस, और कोई रीजन नहीं है। आफ्टर नेम यू आस्क अबाउट द एज ऑफ द पेशेंट, व्हाई सो इम्पोर्टेंट, देयर आर सर्टेन डिजीजेस, कंडीशंस, कैंसर्स जो एक स्पेसिफिक एज में ज्यादा कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो एज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट नैरोज डाउन योर डिफरेंशियल्स। अब आप एक एल्डरली आएगा विद अ मास इन नोज, तो आप मेटास्टैटिक या फिर कुछ मैलिग्नेंट की तरफ ज्यादा सोचोगे देन अ यंग पर्सन कमिंग टू यू इन द ओपीडी विद अ नेजल मास, वहां आप बिनाइन कंडीशंस के लिए ज्यादा सोचोगे, ठीक है। एज इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन वाई सेक्स इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस होंगी जो फीमेल में ही मिलेंगी, कुछ होंगी जो एक्सक्लूसिवली मेल्स में ही मिलेंगी, या कुछ में जेंडर प्रीपॉन्डरेंस ज्यादा होगी, दैट इज वाई सेक्स ऑफ द पेशेंट इज इम्पोर्टेंट। आप रिलीजन पूछोगे, अब हेड एंड नेक केस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ऑफ कोर्स एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग वी गोना आस्क दैट आल्सो। देन सोशल स्टेटस, व्हाई इज सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट? जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, ऑब्वियसली आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के लिए नहीं उसको बुला रहे हो, ट्रीटमेंट के लिए बुला रहे हो, तो until unless you know the social background of the patient, you cannot decide upon the long term treatment. एक दिन ओपीडी में देखा, दवाई लिख दी, is fine. In cases where long term management is required, in which multiple follow ups are required, or probably investigations and treatment which confers the part of patient कि उसको भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो तुम्हारे अस्पताल में अवेलेबल नहीं है,
उसमें आपको सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. पेशेंट का हिमालय से आ रहा है, आप उसको ये नहीं बोलोगे वीकली फॉलोअप कर ले तू मेरे पास. या एक बहुत ही पुअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से पेशेंट है, यू कांट आस्क हिम टू बाय a certain medicine which is not available with you or a certain treatment modality which he might not be able to afford. ठीक है, तो सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है. ऑक्यूपेशन, एज वी ऑल नो, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बहुत सारे होते हैं. सो इन केस वी फील somebody's occupation, अब हमारे ENT में क्या इंपॉर्टेंट है, जो वोकल नोड्यूल्स आते हैं, जो आपके वोकल पॉलिप्स होते हैं, मोर कॉमन होते हैं जो वोकल अब्यूज करते हैं, जस्ट लाइक टीचर्स, सिंगर्स, हाउसवाइफ्स, जो चिल्लाते हैं. तो इसलिए ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ डिजीजेस कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हमको मिलते हैं. रेजिडेंशियल एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन फॉर इंडेमिसिटी ऑफ द डिजीज. अगर कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में इंडेमिक है तो और एक इंसान आपके पास वहां से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशियल में वो वाले पॉइंट थोड़े ऊपर रखोगे. ईएनटी में सबसे कॉमन होगा गोइटर, इंडेमिक गोइटर, जो हमारे सब हिमालयन एरियाज में मिलता है. और क्या हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस जो आपके वेट एंड मॉइस्ट एरियाज जो होते हैं केरला टाइप वाले, वहां मिलते हैं, लाइक राइनोस्पोरिडियोसिस. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपका थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक हो जाता है. ठीक है, तो एड्रेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट. ये हम हिस्ट्री टेकिंग बाय द वे डिस्कस कर रहे हैं. हिस्ट्री कैसे लेनी है, पहले नाम पूछा, एज पूछा, सेक्स, रिलीजन, सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस. अब जो मेजर चीज है हिस्ट्री टेकिंग में, व्हाई द पेशेंट हैज एक्चुअली कम टू यू, उसको कंप्लेंट क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज चीफ कंप्लेंट्स. अब चीफ कंप्लेंट्स हैं तो वो सिंगल भी हो सकती हैं और वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, बट इट हैज टू बी चीफ. अब चीफ का मतलब क्या है? चीफ का मतलब है ऐसा नहीं है कि हाँ पेशेंट बोलेगा कि हाँ मेरे को ईयर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हेयरिंग लॉस हो रहा है और साथ में मुझे कभी कभी कफ भी आ जाता है और कभी कभी पेन भी हो जाता है. तो इसमें कभी कभी पेन और कफ इज नॉट पार्ट ऑफ योर चीफ कंप्लेंट. ठीक है, दोज आर ओनली एसोसिएटेड सिम्टम्स. चीफ इज जो मेजरली जिस दिक्कत के साथ वो आपके पास आया है, एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट हिम. एसोसिएटेड सिम्टम्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर चीफ कंप्लेंट्स. तो चीफ कंप्लेंट्स जितनी भी आपकी होंगी, 1 2 3 4, जनरली ईएनटी में 3 4 से ज्यादा नहीं होती हैं, मैक्सिमली 4 आपको मिल जाएंगी, मोर सो 1 या 2 ही होंगी. ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट आपकी जितनी भी होंगी उसमें आपको पेशेंट की कंप्लेंट इनटू द ड्यूरेशन फॉर विच दैट कंप्लेंट इज प्रेजेंट ये पता होना चाहिए. ठीक है, जस्ट लाइक आपका नोज का अगर केस आता है तो आप बोलोगे पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर 3 months. Patient has complaint of anosmia या फिर decreased sensation of smell, anosmia तो नहीं बोलोगे, for whatever 3 months. तो उसमें आप chronological order में जो भी उसकी complaints है ना, जो पहले complaint आई वो पहले लिखोगे, सेकंड कंप्लेंट जो बाद में आई वो बाद में लिखोगे, जो थर्ड आई एंड सो एंड सो फोर्थ. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है चीफ कंप्लेंट में, आप कभी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करोगे. जस्ट लाइक अभी आई सेड ना anosmia and then I corrected myself. आप पेशेंट की लैंग्वेज में चीफ कंप्लेंट बोलते हो तो पेशेंट नॉस्मिया नहीं बोल सकता. पेशेंट तो हम जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोल रहे हैं वो भी नहीं बोल सकता, भाई हम तो इंडिया में रहते हैं ना, पर हिंदी में नहीं होती हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है, तो आपको जो लेमैन लैंग्वेज है वो यूज करनी है. कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपकी हिस्ट्री टेकिंग में नहीं आएगी. हिस्ट्री इज व्हाट द पेशेंट गिव्स यू. ठीक है, तो उसमें पेशेंट डॉक्टर नहीं है, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करोगे. तो चीफ कंप्लेंट हमारा हो गया. किसी पर्टिकुलर केस में, जैसे अब हम हेड एंड नेक की बात कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीफ कंप्लेंट वाला पॉइंट कि बेसिकली चीफ कंप्लेंट में हमने पूछना क्या क्या है हेड एंड नेक के केस में. ठीक है, आफ्टर योर चीफ कंप्लेंट नेक्स्ट पॉइंट कम्स हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. अब वो क्या है, जो आपने चीफ कंप्लेंट्स में पॉइंट लिखे हैं, इट इज जस्ट HOPI is just explanation and detailing of those chief complaints. So if I have written 3 chief complaints, I have to explain them in my HOPI. HOPI is history of presenting illness. ठीक है, तो और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है HOPI में. But whatever we'll be discussing today, whatever which is useful to you further classes में history taking में, वो HOPI ही है. उसी के नंबर होते हैं कि आपने HOPI में पूछा क्या क्या है. अगर पेशेंट ने बोले मुझे कफ है फॉर say about 1 month और कोई कंप्लेंट नहीं है, तो अब आपने HOPI में एक्सप्लेन करना है कि वो कफ कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह का होता है,
किस चीज से एसोसिएटेड है, किससे रिलीव होता है, किससे एग्रेवेट होता है, एंड व्हाटसोएवर यू कैन आस्क अबाउट दैट वन कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे चीफ कंप्लेंट जब डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्या हुआ? पास्ट हिस्ट्री. पास्ट एज द नेम सजेस्ट, पास्ट में पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या नहीं. वी आर ओनली ऑब्वियसली डिस्कसिंग मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल या सर्जिकल. तो पास्ट में आप क्या पूछोगे कि भाई पहले तेरे को बीपी, टीबी, शुगर और कोई हिस्ट्री तो नहीं थी, और कोई बीमारियां जो ऑलरेडी हों तुझे, समथिंग विच वी माइट थिंक मे अफेक्ट द प्रेजेंट कंडीशन और द ट्रीटमेंट विच वी आर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम. तो पास्ट हिस्ट्री में आप सारे डिजीजेस पूछ लोगे, जो भी क्रॉनिक डिजीजेस अगर कोई उसको पहले से हैं. देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कि कोई पास्ट में सर्जरी हुई है या नहीं हुई है. और क्या पूछोगे पास्ट हिस्ट्री में? सबसे इम्पोर्टेंट, पास्ट हिस्ट्री में आया आपका कोई प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या नहीं है. क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, ये पहले कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे क्या क्या चीजें मिली हैं, उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है. कोई ड्रग एलर्जी है तो नहीं है उसको, ऑब्वियसली पहले अगर एडमिट हुआ है तो किसी ना किसी ने तो पूछा ही होगा. देन उसको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है या नहीं हुआ. तो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, तो ये सब आपको पास्ट हिस्ट्री में पूछना है. पास्ट हिस्ट्री के बाद आपकी आ गई पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल में क्या होता है? पर्सनल में पर्सनल बात होगी. अब उसको नींद अच्छे से आती है या नहीं, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसके ब्लैडर बाउल मूवमेंट्स कैसे हैं, और वो अल्कोहलिक है या नहीं, वो स्मोकर है या नहीं. अब हेड एंड नेक केस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल हिस्ट्री. आधा वाइवा पर्सनल हिस्ट्री पे ही होता है, क्योंकि इसमें आप जो अल्कोहल स्मोकिंग वाला एस्पेक्ट आ गया ना, हेड एंड नेक में अगर कैंसर का केस मिलता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्मोकिंग वाली हिस्ट्री. कब से करता है, क्या करता है, कितनी रोज करता है. अब ये तो मुझसे ज्यादा तुम लोगों को पता होगा ना, यूसी के आधे तो लड़के ही हैं इस बैच में, है ना. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस पर्सनल हिस्ट्री इन योर हेड एंड नेक केस. अब कैसे लेते हैं? अब मान लो पेशेंट आया, एक 60 ईयर्स ओल्ड बाबा है, कुछ थ्रोट का भी यार सस्पेक्टिंग कुछ लैरेंजियल कैंसर वगैरह होगा, कुछ मास लेके आ गया है. तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले जो भी उसका रिस्क फैक्टर्स हैं, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर तो स्मोकिंग ही होता है, तो यू विल इंक्वायर अबाउट दैट. तो क्या पूछोगे उसके में कि भाई बाबा कितने साल से स्मोक करते हो, पहले तो नंबर ऑफ ईयर्स बता दो, फिर क्या करते हो. देयर आर डिफरेंट थिंग्स ना जो आप स्मोक कर सकते हो. तो वो बोलेगा भाई हम ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास गरीब बाबा आते हैं, तो बीड़ी से ऊपर तो ऑब्वियसली वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग. बीड़ी करता हूँ. देन कितने पैकेट एक दिन की करते हो. देन यू राइट डाउन कि भाई इतने पैकेट एक दिन में करता है. एक पैकेट में कितनी होती है ये तुमको पता होना चाहिए. सिगरेट में कितने पैक्स होते हैं, बीड़ी में कितने होते हैं, व्हाटसोएवर किस में कितना होता है. देन आप उसको मल्टीप्लाई करोगे विद द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एंड द नंबर ऑफ ईयर जितने से वो ले रहा है. तो इससे आपके पैक्स पर ईयर निकल आते हैं. अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कंसिडरिंग सेकेंड ईयर हो, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जब थर्ड ईयर में आओगे तब बताएंगे तुम्हें ये निकालते कैसे पैक्स पर ईयर. ठीक है, ये होगी आपकी पर्सनल. फैमिली में ऑब्वियसली कोई ऐसी सिमिलर कंडीशन फैमिली में किसी को कभी हुई है या नहीं हुई है. जो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं ना, फेमिलियल भी होती हैं, कुछ कुछ आपकी डिजीजेस, कुछ आपके बिनाइन, कुछ आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, सब कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो भाई विच रन्स इन द फैमिली. तो उसके लिए फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. ये नहीं पूछना कि हाँ भैया घर वालों को शुगर है या कभी टीबी हुआ है या नहीं. नहीं, ऐसी जो सिमिलर कंडीशन है वो घर वालों को कभी हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री हम इसमें नहीं लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. अब चलो कमिंग टू द केस के हेड एंड नेक केस हमने डिस्कस करना है. व्हाट वी लेफ्ट वाज दिस चीफ कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. अभी तुम लोगों से एक और स्लाइड शेयर करती हूँ मैं नेक्स्ट. ठीक है, बताना दिखेगी तब. कैन यू सी दिस जनरल फीचर्स का स्लाइड? Yes, ma'am.
तो अब हम मेन बात पे आते हैं। ये हेड एंड नेक का केस आएगा तो क्या क्या सिम्टम्स लेके आएगा। अब कुछ तो है कि पेशेंट आपको बता ही देता है कि भाई मुझे ये 3 कंप्लेंट्स हैं, और आप उसकी चीफ कंप्लेंट्स में वो 3 कंप्लेंट्स लिख दोगे, एचओपीआई में वो 3 कंप्लेंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे, और जो बची कुची चीजें आपको पता है कि हाँ भाई इस केस में ये भी हो सकता था जो प्रॉबेबली उसको नहीं है, वो आप एज अ लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे कि भाई हाँ तुम्हें ये तो नहीं है कहीं और साथ में, और जिसको वो नो नो बोलता जाएगा वो आपकी सारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो मैंने इस स्लाइड में, मतलब मैंने तो नहीं, ये स्लाइड शेयर वालों ने बनाई है, ठीक है, ये जो 10-12 सिम्टम्स है ये कॉमन हेड नेक केस में सिम्टम्स होते हैं, इसके साथ और भी एडिशनल होते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट ने इसमें से आपको 2 बताए हैं तो बाकी 7-8 आप पूछोगे एज अ लीडिंग क्वेश्चन कि भाई ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये है या नहीं, विच इज ऑब्वियसली एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर केस कि उसमें सिग्निफिकेंस है या नहीं उस क्वेश्चन का। और जो जो उसको नहीं है वो आपकी एचओपीआई के बाद, एचओपीआई का पार्ट ही होती है नेगेटिव हिस्ट्री, कि आपने पहले तो अपने सिम्टम्स जो उसको 3 थे उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, उसके बाद नेगेटिव हिस्ट्री में लिख दिया कि हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो 3 सिम्टम्स पेशेंट ने बता दिए और बाकी सारे जो नहीं बताए वो आपने एज अ लीडिंग क्वेश्चन पूछने हैं कि हाँ भाई ये है या नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स द पेशेंट मिसेस अपॉन सो मच क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, तो तुमको पूछना है उससे कि हाँ भाई ये था या नहीं था साथ में। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग विद, अब हेड नेक में कोई भी केस तो आ ही सकता है, जो इसमें हेड नेक कैंसर को लेके कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स लिखे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट माइट कम टू यू विद कंप्लेंट ऑफ सोर थ्रोट। ठीक है, तो सोर थ्रोट में क्या हो सकता है, सोर थ्रोट में आप ये पूछोगे भाई कब से है, द ड्यूरेशन ऑफ सोर थ्रोट। मैं एक कोई सिम्टम लेके तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू नो कि बाकी सिम्टम्स को भी आपको सिमिलर फैशन में ही एक्सप्लेन करना है। Like the patient presented to us with complaint of sore throat for 8 months, which was either insidious or acute in onset. तो आपको onset बताना है कैसा था, एकदम से हो गया या धीरे धीरे हो गया। ठीक है, insidious in onset, then प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर, कैसी नेचर थी उस सिम्टम की, वो टाइम के साथ 8 महीने से है ना तो प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर स्टैटिक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, व्हाट एल्स, अब आपने ऑनसेट पूछ लिया है, ड्यूरेशन पूछ ली है, प्रोग्रेशन पूछ लिया है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू आस्क इज whether there is any factor which aggravates that particular symptom। अब पेशेंट बोलता है जी मैं तो खट्टा खाता हूँ तो और ज्यादा सोर हो जाता है, तो वो उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, ईयर के केस में कोई ईयर डिस्चार्ज का पेशेंट आता है तो वो पेशेंट से आप पूछोगे कि कोई ऐसी चीज है जिससे ज्यादा हो जाता है कान बहना, तो ही माइट से कि हाँ भाई जब पानी जाता है तो इट एग्रीवेट्स, या रेनी सीजन में इट एग्रीवेट्स। ये हो गया आपका एग्रीवेटिंग फैक्टर। देन आया आपका रिलीविंग फैक्टर, पूछोगे भाई ऐसा कुछ है जो आप करोगे जिससे ये रिलीव हो जाता है सिम्टम। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये हर चीफ कंप्लेंट के बारे में आपको पूछने हैं पेशेंट से। अगर 3 चीफ कंप्लेंट है तो तीनों को इसी फैशन में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद ड्यूरेशन, onset, progression, aggravating factor, relieving factor. Then next thing is associated symptom, कि जब आपको sore throat होता है तो उसके साथ कुछ एसोसिएशन में भी कुछ होता है कि एवरी टाइम यू हैव अ सोर थ्रोट एंड साथ में आपको मे बी कोई एक ऐसा सिम्टम जो अदरवाइज नहीं हो रहा था, बस जब सोर थ्रोट होता है उस टाइम हो जाता है, तो एनी एसोसिएटेड सिम्टम। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एचओपीआई में उस चीफ कंप्लेंट को एक्सप्लेन करने में यूज करने हैं। ठीक है, अब हम ये सिम्टम्स जो लिस्ट है एक एक करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब हेड एंड नेक का केस है तो सोर थ्रोट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस ही हो सकता है, क्या पता उसको फेरेंजाइटिस हो सकता है, लारिंजाइटिस हो सकता है, सोर थ्रोट बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें सोर थ्रोट हो सकता है। नॉर्मल जिस कोई ऐसी नेजल कंडीशन जिसमें पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है पेशेंट को, आई होप पोस्ट नेजल ड्रिप सबको पता हो, उसमें भी सोर थ्रोट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी कॉमन सिम्टम इज अगर कोई आपके पास चेंज इन वॉइस करके आएगा पेशेंट, जो बहुत कॉमनली सीन आइदर इन मिडिल एज्ड पीपल होता है
जहां हम बिनाइन कंडीशंस एक्सपेक्ट करते हैं कंसिडरिंग उनका ऑक्यूपेशन क्या था, या फिर एल्डरली मेल्स हमारे यहाँ जो 60 साल वाले बाबा आते हैं विद अ चेंज इन वॉइस, वी ऑलवेज कीप द फर्स्ट डिफरेंशियल एज सीए लैरिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बीड़ी स्मोकर होते हैं, है ना, और 60 से ऊपर बाबा विद चेंज इन वॉइस आ रहा है। तुम्हारी ढींगरा जो एक किताब है ना ईएनटी की, उसमें लिखा है until unless proved otherwise consider that case as CA larynx। ठीक है, तो चेंज इन वॉइस, ये होर्सनेस नहीं, आप हिस्ट्री में ना चेंज इन वॉइस लिखोगे, या होर्सनेस भी वैसे यूज कर सकते हो बट डिपेंडिंग। अब दो कंडीशंस होती हैं, या तो एक बार बंदा बोलता है कि मैं बोलता हूँ तो मुझे पेन होता है, एक बोलता है कि मेरी बस आवाज का कैरेक्टर बदल गया, तो कैरेक्टर बदलना इज होर्सनेस। ठीक है, और मोर लाइकली पेशेंट आपके पास होर्सनेस के ही आएंगे। अब कोई मान लो एक पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ लैरिंग्स का ही है, तो उसमें और क्या मिलेगा आपको चेंज इन वॉइस के साथ? डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया को हम क्या लिखेंगे? डिफिकल्टी इन swallowing। क्यों होगा डिस्फेजिया? ऑब्वियसली कोई मास है आपके नेक में, आपके लैरिंग्स में, तो वो पीछे ईसोफेगस को भी कंप्रेस कर सकता है, तो उसको खाने में भी दिक्कत होगी। तो आप ये सारे सिम्टम्स एक सीए लैरिंग्स में पूछोगे। पहले हो गया होर्सनेस ऑफ वॉइस, जो पेशेंट खुद ही बता देगा। हो सकता है थोड़ा एडवांस स्टेज में आया है तो बोलेगा भाई मुझे डिफिकल्टी इन swallowing भी होती है। नेक्स्ट आपका सिम्टम आया ईयर एक। ईयर एक क्यों होना चाहिए इस केस में? दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक, रेफर्ड पेन। दूसरा, अभी तो हम सीए लैरिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, पूरे हेड एंड नेक में और भी कैंसर्स होते हैं। मान लो कोई नेजोफेरेंजियल मास है, चाहे वो नेजोफेरेंजियल कैंसर हो, चाहे वो एडिनॉइड हाइपरट्रोफी हो। बच्चा आएगा तो कैंसर नहीं सस्पेक्ट करोगे ना, 4 साल का बच्चा आ रहा है तुम्हारे पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो उसमें आप पहले एडिनॉइड ही सस्पेक्ट करोगे। तो उसमें भी ईयर एक हो सकता है। क्यों हो सकता है? यूस्टेशन ट्यूब ओपनिंग वही होती है नेजोफेरिंग्स में। अब आपके एडिनॉइड या कोई बिनाइन या कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसको कान में दर्द होगा, या फिर रेफर्ड पेन हो सकती है। ठीक है, तो ईयर एक हेड नेक केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकते हैं? हेडेक्स हो सकते हैं अगेन। क्यों? क्योंकि रेफर्ड पेन हो सकती है। कॉमन नर्व्स ही हैं जो सप्लाई कर रही हैं आपके इस पूरे रीजन को, एकदम रिचली सप्लाइड एरिया होता है हेड एंड नेक। तो ये जो रेफर्ड पेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हेड एंड नेक में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं यहाँ पे, और बहुत छोटा सा एरिया है। बॉडी तो बाकी बहुत बड़ी है ना, हेड नेक तो छोटू सा है, तो इसलिए रेफर्ड पेन इसमें बहुत कंडीशन में आपको मिलेगा। और क्या हो सकता है? अब हमने डिफिकल्टी, एक पॉइंट जो यहाँ आई डोंट नो लिखा है नहीं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब डिस्पनिया। तो वो क्यों हो सकता है? अगर मान लो आपकी ग्रोथ जो है लैरिंग्स की, वो आपका जो एयरवे का ल्यूमन है उसको छोटा छोटा करेगी, इवेंचुअली द पेशेंट विल एंड अप इन स्ट्राइडर। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एकदम इनिशियली ही नहीं आ जाएगा पेशेंट को, पहले उसको होर्सनेस ही आएगी यूजुअली, नॉट ऑलवेज, और फिर जाके बाकी सिम्टम्स आके लास्ट में उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी आएगी। तो वो आपको पूछना है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन हिमोप्टिसिस एंड हिमेटेमेसिस। अब वो क्या हो गया? ब्लीडिंग वाइल कफिंग, ब्लीडिंग वाइल वॉमिटिंग। वो आ गए आपके हिस्ट्री टेकिंग ऑफ हेड नेक केस में। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कोई लैरेंजियल कैंसर है तो उससे तो आ ही सकता है ना, ब्लीड आ सकता है ऑब्वियसली। इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिव प्रोसेस। न्यूवास्कुलराइजेशन तो होती ही रहती है, नेक्रोसिस भी होता रहता है। तो आपका हिमोप्टिसिस उन केस। हिमैटेमेसिस क्यों हो सकता है भाई? हिमैटेमेसिस इसलिए हो सकता है कि किसी का माइक ऑन है क्या? ऑफ कर लो भाई। तो हिमोप्टिसिस हो गया, और हिमैटेमेसिस भी हो सकता है। हिमैटेमेसिस में भी इसलिए हो गया कि उसकी जो ईसोफेगस लाइनिंग है, मान लो वो ब्रीच हो गई, या फिर इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर उसका बढ़ गया, तो उस वजह से उसका हिमैटेमेसिस हो सकता है। और क्या हो सकता है? अभी तो ये हम सिर्फ सीए लैरिंग्स वाली बातें कर रहे हैं, टॉपिक हमारा हेड एंड नेक है। तो यहां तक हमने मान लो, एक सेकेंड, तो ये सब हमने सीए लैरिंग्स वाले केस में पूछ लिया कि भाई और कोई कंप्लेंट्स तो नहीं हो रही। और क्या हो सकता है?
कोई पेशेंट आपका कुछ ओरल कैविटी का आएगा तो आप उसमें ब्लीडिंग भी पूछ सकते हो। ब्लीडिंग अभी तक तो हमने लैरिंग्स और ईसोफेगस की पूछी है ना, ओरल कैविटी का केस है तो उसकी ब्लीडिंग पूछ लोगे, उसकी डिस्कलरेशन है या नहीं वो पूछ लोगे। और हेड एंड नेक में क्या आएगा, आपकी सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग्स आ सकती हैं। अगेन उसमें वही होगी, स्वेलिंग कब से है, उसका ऑनसेट कैसा है, प्रोग्रेशन कैसा है, रिलीविंग एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग आएगी तो एग्रीवेटिंग फैक्टर में आपने एसोसिएशन विद मील पूछना है कि खाना खाओ तब तो नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है हेड एंड नेक में, और आपका नोज हो सकता है। नोज में आप क्या पूछोगे, सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम नेजल की तो अब क्लास हो ही गई होगी, नोज के केस की उसमें पूछते हो आप नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, एपिस्टैक्सिस है या नहीं, डिक्रीज सेंसेशन ऑफ सॉरी डिक्रीज परसेप्शन ऑफ स्मेल है या नहीं, और अच्छा तुम तो बोलोगे नहीं, मुझे ही बोलना है। और साथ में उसको कोई एसोसिएटेड हेडेक है या नहीं, कोई फेशियल पेन एंड स्वेलिंग है या नहीं, कोई स्नोरिंग की हिस्ट्री है या नहीं, ये सब आप नेजल केस में पूछ लोगे। और क्या केस हो सकता है, और आपका थायराइड का केस हो सकता है या कोई और नेक स्वेलिंग का केस हो सकता है, तो उसमें आप क्या पूछोगे कि ये स्वेलिंग कब से है, ये टाइम के साथ बढ़ी है या नहीं, इसमें कोई पेन होता है नहीं, एसोसिएटेड डिस्फेजिया डिस्पनिया होता है या नहीं। और अब थायराइड की स्वेलिंग है तो हाइपो और हाइपर थायराइड के पॉइंट्स भी पूछोगे, ये स्लाइड में मत ढूंढो, ये सब कुछ नहीं है। हाइपो में आप क्या क्या पूछ सकते हो अगर आप हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो, कोई वेट गेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, लेथार्जी, इन सब की हिस्ट्री है या नहीं, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सब है या नहीं। और अगर आप हाइपर एज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली दी ऑपोजिट थिंग्स, कि पर्सपिरेशन, लॉस ऑफ वेट, इंक्रीज्ड एपेटाइट, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आपकी हिस्ट्री टेकिंग विल चेंज, ठीक है। और क्या हो सकता है, मान लो कोई आ गया पेशेंट विद लिम्फ नोड्स इन द नेक, तो क्या आप पूछोगे, क्या सस्पेक्ट करोगे लिम्फ नोड का पेशेंट आएगा तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पेशेंट की एज, क्यों, एज में एक छोटा बच्चा अगर आपके पास लिम्फ नोड के साथ आ रहा है तो पहले ऊपर डिफरेंशियल्स में आप इन्फेक्शन रखते हो कि भाई कोई भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होती है तो लिम्फ नोड्स तो बच्चे में आ जाते हैं। देन ऑफ कोर्स इन्फेक्टिव में ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, या एक्यूट इन्फेक्शन या क्रॉनिक, क्रॉनिक हो गया तो टीबी, एक्यूट है तो कोई भी निकल आएगा उसमें से एफएनसी करके। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट आप रखोगे कि अगर मल्टीपल स्वेलिंग्स हैं बहुत टाइम से तो हो सकता है लिम्फोमा हो। अब यही कोई एल्डरली आ गया कि हाँ भाई ये मुझे ये नोड है वट एवर टाइम से, तो पहला आपका ये होगा कि ये मेटास्टैटिक लिम्फ नोड हो सकता है कहीं और प्राइमरी पैथोलॉजी है जहाँ से मेटास्टेसाइज होके ये लिम्फ नोड स्वेलिंग आ गई है। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट आपका जो सस्पेशन है दैट विल चेंज, ठीक है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था। अच्छा कमिंग टू दिस स्लाइड, और क्या हो सकती है, नमनेस ऑफ फेस हो सकती है, क्यों हो सकती है, मे बी देर आर सम नर्व्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डिजीज जिसकी वजह से आपकी फेस नमनेस हो जाएगी। देन ट्रबल इन ब्रीदिंग एंड स्पीकिंग वी ऑलरेडी डिस्कस। अनडिफाइंड वेट लॉस तो वैसे ही हर कैंसर में हम पूछते ही हैं कि कोई वेट लॉस है या नहीं, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स हैं, द लिस्ट इज एंडलेस, डिपेंडिंग कि आपको केस कौन सा मिलता है। हेड एंड नेक में मोस्टली आपको स्वेलिंग मिल सकती है, कोई नेक स्वेलिंग, जैसे तुम्हारे लेवल पे क्या मिल सकता है मैं वो बताती हूँ। कोई लिम्फ नोड स्वेलिंग आ सकती है, कोई थायराइड स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, नेक का बस इन दोनों के सिवाय नहीं आएगा। और फेस में अगर हम बात करें, ऑब्वियसली कंसिडरिंग नोज तुम्हारा ऑलरेडी डिस्कस होता है, ऑब्वियसली एक नोज का केस आ सकता है, या फिर एट द मैक्स कोई फेशियल स्वेलिंग, बाई चांस उस टाइम पे हमारे पास कोई पैरोटिड स्वेलिंग का केस हो या कोई सबमैंडिबुलर स्वेलिंग का केस हो तो वो दे सकते हैं, या ओरल कैविटी कैंसर, बस इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। तो आई थिंक मोर और लेस हमने ये डिस्कस कर लिया कि ऐसा ऐसा केस आएगा तो तुमको हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है, ठीक है। एंड जब क्लिनिक्स आओगे तो हर केस इंडिविजुअली लेके तुम्हारे साथ डिस्कस होगा। अभी तो ये पूरा एक ब्लैंकेट है कि हाँ भाई हेड एंड नेक आ गया तो तुमने क्या क्या पूछना है, समझ में आई। अब एक हिस्ट्री जो मैंने डिस्कस नहीं करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस हेड एंड नेक केस, जो हम पर्सनल हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना, किसी भी केस में जो भी आपके पास आएगा और आप कुछ भी सस्पेक्ट करते हो उसमें,
तो जो एसोसिएटेड अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर केस, जो आपको लगता है, यू विल ऑलवेज आस्क हिस्ट्री अबाउट दैट। अब वो क्या है, देखो इस लाइन में सब है। अब जैसे हम कैंसर ही डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये आ गई आपकी रिस्क फैक्टर्स की एक लिस्ट। जब कैंसर्स की बात होती है, अब हम तो हेड एंड नेक की डिस्कस करें तो हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करेंगे, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं which are in common which you have to ask about in your history taking। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट आपका पार्ट ऑफ आइदर पास्ट या पर्सनल हिस्ट्री आ जाते हैं। पर्सनल तब जब पेशेंट ने इनमें से किसी का यूज किया हो, ठीक है। पास्ट तब, जैसे लास्ट जो पॉइंट है रेडिएशन का, कि हाँ प्रीवियस उसे कभी रेडिएशन हुआ है या नहीं, वो पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन रिस्क फैक्टर्स, टोबैको ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस्ड, बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल। अब टोबैको के ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सिंस आप इंडियन पेशेंट के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग इज जस्ट वन ऑफ देम। एक है कि वो स्मोक कर सकता है, एक है वो खा सकता है। तो स्मोक में आपकी सिगार होते हैं, सिगरेट्स होते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बीड़ी होती है, ठीक है। ये सिगार वगैरह मिथ्या मीट नहीं है, चलो। और स्मोकलेस टोबैको क्या होता है, ये सब चुट्टा, खैनी, पान, और जो भी है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें ना सब में एक एक स्पेसिफिक एजेंट होता है कि खैनी में क्या चीज है, पान में क्या चीज है, चुट्टा में क्या है। आई डोंट थिंक तुम्हारे लेवल पे कोई पूछेगा, तो वी नॉट डिस्कस दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने यहाँ क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हो गया अल्कोहल। टोबैको में डिस्कस नहीं करिए, हमने कर लिया है। कितने साल से ले रहा है, क्या चीज ले रहा है, कितने पैकेट्स पर डे लेता है, उससे आप पैक्स पर ईयर निकालते हो, ठीक है। अल्कोहल हो गया। अल्कोहल क्यों इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल एंड टोबैको हैव अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज ग्रेटर देन 2। एक है कि आपको टोबैको लेने से 1 पॉइंट का नुकसान हुआ, अल्कोहल लेने से 1 पॉइंट का नुकसान हुआ, लेकिन दोनों साथ में लोगे तो 2 पॉइंट का नहीं, प्रॉबेबली 2.5 या 3 पॉइंट का नुकसान होगा। तो उनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। तो आपको अल्कोहल की हिस्ट्री ऑफ कोर्स इसमें लेनी है। डेंटल फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, डेंटल फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका डेंटल हाइजीन प्लस कोई ऐसा कोई डेंचर या ऐसा कुछ तो नहीं है ना जो इम्पिंज कर रहा है आपकी ओरल म्यूकोजा पे, दैट कैन ऑल्सो लीड टू फर्स्ट बिनाइन एंड देन लेटर ऑन मैलिग्नेंट कंडीशंस। तो आपका डेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ईएनटी है तो मुंह तो खुलवाओगे ही ना, देखोगे ही, कमेंट करोगे ही। और क्या है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एज वी डिस्कस्ड ऑक्यूपेशन इज इम्पॉर्टेंट। हो सकता है उसमें कोई ऐसा एक्सपोजर फैक्टर हो जिसकी वजह से जो भी उसकी अभी कंडीशन हुई है वो हुई है। इन्फेक्शंस की हिस्ट्री, आप इन्फेक्शंस की ना ऐसे अलग से पेशेंट से नहीं पूछने होते कि कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं, वो पास में आ गई, वो आपको खुद बता देगा। ये जो है हमारे पास सेट, ये पूरे रिस्क फैक्टर्स के हैं कि भाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और वो हमको हिस्ट्री टेकिंग के टाइम अपने माइंड में रखने हैं। अब पर्सनल हिस्ट्री में पूछोगे तो हाँ हमने पूछ ही लिया कि उसका ब्लैडर बॉबल कैसा है, स्लीप एपेटाइट कैसी है, तो उसमें उसके न्यूट्रिशन अपने आप ही कवर अप हो गया कि हाँ भाई ठीक से खा पी रहा है या नहीं खा, ठीक है। बाकी जो फैक्टर्स है जेनेटिक, वो आपने फैमिली हिस्ट्री में कवर अप कर लिया कि भाई तुम्हारे घर में किसी को ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं है। पास्ट हिस्ट्री में आपके आ गए कि पहले कोई दिक्कत तो नहीं थी, तो उसमें लॉजिकल एंड एंडोक्राइनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आ गई। पहले कोई ऐसी कंडीशन जिससे हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज एसोसिएटेड है या नहीं, एंड कोई प्रीवियस कैंसर तो नहीं था जिसके लिए रेडिएशन लेके आए हो, एंड दिस इज पोस्ट रेडिएशन समथिंग, ठीक है। तो है सारे पॉइंट्स वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट में जो पुराना कुछ हुआ है वो पूछना है, पर्सनल में जो उसकी पर्सनल हिस्ट्री, जो वो चीज़ें कंज्यूम करता है डेली रूटीन में, वो पूछनी है। फैमिली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि भाई ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं हुई फैमिली में, ठीक है। अभी आई डोंट नो, बहुत एपिसोड लग सकता है तुम्हें, पर धीरे धीरे जब हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिक्स में आके लोगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है।
पहली हो गई नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, सोशल स्टेटस, ये सब हो गया। उसके बाद होगी चीफ कंप्लेंट, जो भी 3-4 हुई उसको हमने HOPI में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में एक्सप्लेन कर दिया। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को एक्सप्लेन करने के बाद 5-10 पॉइंट अपनी तरफ से पूछेंगे जो पेशेंट ने नहीं बताए, विच वी थिंक कैन बी एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन। जो हमारी नेगेटिव हिस्ट्री हो गई, नेगेटिव आपकी खत्म हुई। उसके बाद आपकी आई पास्ट हिस्ट्री, पास्ट में उसको कोई बीमारी थी या नहीं, वो कभी हॉस्पिटलाइज हुआ नहीं, कोई सर्जरी हुई या नहीं हुई है, कोई ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री, वो सब आपने पूछ लिया। देन आई उसकी पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें आपने स्लीप, एपेटाइट, ब्लैडर, बॉवल या फिर कोई किसी भी तरह का एडिक्शन, वो सब आपने पूछ लिया। उसके बाद आएगी आपकी फैमिली हिस्ट्री। फीमेल्स होंगी तो इसमें एक हिस्ट्री ऐड हो जाएगी जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, के पीरियड्स, मिनार्की या मीनोपॉज जो भी है वो कब से टाइम की साइकिल है, कितने दिन की होती है, मेनोरेजिया तो नहीं होता, ये सब। देन एक और हिस्ट्री होती है जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की होती है, जो मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल, नेक्स्ट ईयर पढ़ लेना, अभी तो कोई पूछ नहीं रहा क्या होता है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हम लेते हैं, जिससे आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट पता चल जाता है। एंड अगर कोई बच्चा आता है तो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस ENT में होते हैं जो इम्यूनाइज्ड बच्चों में आपको नहीं मिलेंगे और नॉन इम्यूनाइज्ड में मिलेंगे, जैसे मम्स। बायलैटरल स्वेलिंग के साथ एक बच्चा प्रेजेंट करता है, bilateral facial swelling या parapet swelling के साथ, तो आप मम्स इज योर फर्स्ट डिफरेंशियल इन दैट यू फर्स्ट आस्क कि पेशेंट को कि आपको कभी इम्यूनाइजेशन, मतलब मदर से पूछोगे इम्यूनाइज बच्चे को कराया है कि नहीं कराया है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट ओनली इन अ चाइल्ड, समझ गए। तो ये आपका बेसिक हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स हो गए, जो सिर्फ हेड एंड नेक ही नहीं, नोज और ईयर भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया कि कोई भी हिस्ट्री टेकिंग हो तो जनरल आपने क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, पेशेंट से पूछने हैं, ठीक है। दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ द क्लास। कल से तुम्हारी, अब एक बंदा अनम्यूट होकर मुझे ये बता दो कि 12 से एक रोज पैथोलॉजी की क्लास है, या हम अपनी क्लास कर सकते हैं 12 to 1? हम रोज ही है। नहीं तो तुम्हारी ENT पोस्टिंग 9 to 12 होती है क्या? यस मैम। तो ठीक है, फिर अब से रोज क्लास है 11 to 12, ठीक है।